साथियों नमस्कार। राज्य शासन से संबंधित कर्मचारियों के संबंध में एक बड़ी अपडेट आई है। वित्त विभाग द्वारा 22 दिसंबर 2025 को शासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों से संबंधित नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अस्थायी स्थायी पदों पर अंतर समाप्त करना, कार्यभारित आकस्मिकता स्थापना तथा स्थायी कर्मी के सभी पदों को सांकेतर घोषित करने संबंधी नवीन दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में आपको इस संबंधित पूरे दिशा निर्देश का संक्षिप्त और सरल भाषा में आपको बताऊंगा। क्या नियम है, किसके लिए फायदेमंद है, क्या क्या बदलाव आएंगे, कौन कौन से पद रह जाएंगे और भविष्य में कौन कौन से पदों पर अब भर्ती होगी, कौन कौन पद ही अब सृजित होंगे, ये सारा विवरण इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। की कंडिका 2 में प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंतर्गत वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिक कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश मूलभूत नियम तथा राज्य शासन के अन्य सुसंगत नियमों निर्देशों के अनुक्रम में भिन्न भिन्न श्रेणियों के कर्मियों से संबंधित प्रावधान भी भिन्न भिन्न हैं। प्रदेश में कार्यरत कर्मियों की प्रमुख श्रेणियां तथा उनसे संबंध में राज्य शासन के नियम दिशा निर्देश निम्नानुसार वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अब यहाँ से आपको समझना जरूरी है कि अभी तक कौन कौन से पद यहाँ पर पहले से सृजित हैं या कौन कौन से पदों में भर्ती होती थी। उसके बाद अब कौन से पद बचेंगे आपको वीडियो में आखिर में मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें कंडिका 2.1 है, स्थायी पद के विरुद्ध नियोजन। इसका मतलब ये है कि सरकार ने पहले से जो मध्य प्रदेश मूलभूत नियम बनाए हैं, जिसके अंतर्गत जो स्थायी पद ही भर्ती किए जाते थे, जिनको निश्चित वेतन मिलता था, बिना किसी समय सीमा की हमेशा नियुक्त रहते थे, विभाग अपनी कार्य आवश्यकता अनुसार भर्ती करता था, लेकिन उसके लिए मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय के आधार पर ही भर्ती होती थी। राज्य शासन के अन्य नियम इनके सभी प्रभावशील रहते थे और इनको क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान भी लागू होता था। यदि आपको जानकारी नहीं हो तो क्रमोन्नति एवं वेतनमान ये रहता है कि हर ऐसे कर्मचारी जो अपनी 10 साल, 20 साल और 24 साल की सेवा अवधि पूर्ण कर लिए होते हैं, तो उनको या तो पदोन्नति मिलती है या पदोन्नति नहीं मिलने की स्थिति में फिर उनको उस उच्च पद के बराबर का वेतनमान या अन्य लाभ दिए जाते हैं। इसमें एक 2005 के पूर्व यदि नियुक्ति है तो उनको पेंशन की पात्रता भी है, और यदि 1/1/5 के बाद उपरांत यदि भर्ती हुए थे तो उनको न्यू पेंशन स्कीम की भी लाभ लेने के हकदार रहते हैं। इन प्रकार से कंडिका 2.2 में अस्थायी पद के विरुद्ध नियोजन, इसमें मध्य प्रदेश मूल नियम 9 कोष्टक 30 के अनुसार विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार भर्ती कर सकता है, लेकिन यह सीमित समय के लिए रहता है। निश्चित वेतन दर रहती है, लेकिन इनको भर्ती करने के लिए भी मंत्रिपरिषद का निर्णय लेना आवश्यक रहता है। शासन द्वारा समय समय पर इनकी स्थायी भी किया जाता है, यानी यदि अस्थायी कर्मचारी हैं तो इनको सरकार स्थायी भी करती है समय समय पर, एवं इन पर भी शासन के सभी नियम लागू रहते हैं। और बड़ा अंतर यह है कि यह अस्थायी पद सीमित समय के लिए रहता है, लेकिन स्थायी भी हो जाता है। कुल मिला के ज़्यादा अंतर नहीं है। वेतन उद्देश्य शीर्ष 11 से ही निकलता है, जिस प्रकार स्थायी कर्मियों की वेतन का आहरण होता है। जो सृजित पद है 2.3 में कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना के विरुद्ध नियोजित कर्मी, इसमें विशेष रूप से शासन के निर्माण विभाग से ये पद स्वीकृत रहते हैं, जो वृहद कार्य और परियोजना अवधि के लिए स्वीकृत होते हैं। यानी इनका एक विशेष समय अवधि के लिए चयन किया जाता था। इनके अलावा अलग अलग नियम भी हैं, लेकिन इनको समय वेतनमान का लाभ मिलता है, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मिलता है, और इनका भी वेतन शीर्ष 19 के अनुसार निकलता है। यानी कि अस्थायी और स्थायी कर्मियों के समान भी इनको लाभ तो मिलते हैं, लेकिन इनका एक निश्चित समय अवधि निर्माण कार्यों में जो बड़े बृहद कार्य हैं, परियोजनाएं, उनके लिए इनका नियुक्त होता था।
अगला जो बिंदु है 2.4 में संविदा पद के विरुद्ध नियोजित कार्मिक, यानी कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और वर्तमान में शासन स्तर पर बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन हर विभाग में कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो भर्ती होती थी वह विशिष्ट कार्यों के लिए इनका नियुक्ति कार्मिक बनाए जाते थे और इनमें खास बात यह रहती थी कि इनका संविदा अनुबंध रहता था, जो एक साल या 2 साल या लगातार एक साल के लिए संविदा अनुबंध इनका बढ़ाया जाता है और यह एक निर्दिष्ट समय के लिए इनकी नियुक्ति होती है कि यानी इस फिक्स टाइम के लिए इनका नियुक्त कर लिया जाए, उसके बाद काम पूरा होने के बाद इनका आगे कोई निश्चित नहीं रहता क्या होगा। और इन पर जो नियम लागू होता है वह कार्यभारित या अस्थायी कर्मियों वाले जो शासन के नियम हैं, सरकार के नियम हैं, ये लागू नहीं होते। संविदा कर्मियों पर विशेष रूप से संविदा के लिए ही बनाए गए नियम लागू होते हैं, जो वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग का 2023 का नियम, 2018 का नियम एवं 2017 का नियम तो सामान्य रूप से सभी पर लागू होता है। उसके अलावा विभिन्न विभागों की जो जैसी पॉलिसी रहती वो अभी तक लागू होती रही है। इनको वेतन की जगह पारिश्रमिक मिलता है और इनका भी पारिश्रमिक शीर्ष 11 कोटे से निकलता है, लेकिन शीर्ष के अंदर विशेष शीर्ष 0.25 किया गया है, जो आप देख सकते हैं, यानी उसके अंतर्गत ही ये इनको पारिश्रमिक दिया जाता है। यह विशिष्ट योजना जैसे केंद्र शासित क्षेत्र अंतर्गत या राज्य शासित योजनाओं के लिए क्रियान्वयन के लिए इनको मिशन मोड पर काम करने के लिए नियुक्ति दी जाती है और या कोई गठित संस्था रहती है। और जैसे मिशन है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आत्मा परियोजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन या इस तरह से बहुत सारे अभियान हैं, उसमें इनकी नियुक्ति की जाती रही है। योजना की गाइडलाइन अनुसार ही पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाएं मिलती, यानी शासन के अन्य नियम इन पर लागू नहीं होते हैं। अभी तक इनका नियमितीकरण का भी कोई प्लान या प्रस्ताव या कोई ऐसा नियम भी नहीं बना, यानी संविदा नियम जो अभी है वही इन पर लागू होता है और इसी के अनुसार ये काम करते हैं। इसके बाद 5वां बिंदु आता है स्थायी कर्मी। स्थायी कर्मी को सीधा आप यह जान लें कि यह वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण से वंचित हैं, जो 16 मई 2007 को भी कार्यरत थे और 1 सितंबर 2016 को भी कार्यरत थे। इनको अकुशल, कुशल, अर्धकुशल श्रेणी के आधार पर वेतन स्वीकृत किया जाता है। इनको भी अनुकंपा नियुक्ति, उपादान, अवकाश आदि का लाभ मिलता है और एनपीएस का भी इनके लिए विकल्प है। और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2017 में जारी किए गए नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है और पारिश्रमिक आदि का भुगतान किया जाता है। यानी ये स्थायी कर्मी अलग हैं, यानी संविदा भी अलग हो गया और स्थायी कर्मी भी अलग हो गए। जो स्थायी और अस्थायी, इसमें कर्मी शब्द जुड़ गया है। और वो पहले स्थायी पद और अस्थायी पद थे, तो जिनमें पद जुड़े हैं वो शासन के अन्य लाभ उनको मिलते हैं, लेकिन ये कर्मी हैं और इनको वो कोई ऐसा लाभ नहीं मिलता है, निश्चित पारिश्रमिक इनको मिलता है। अगला पॉइंट है स्थायी वर्गीकृत कर्मी। यह विशेष रूप से निर्माण विभाग के कार्यरत श्रमिकों को जो मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 व 1963 के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिक मान्य करते हुए स्थायी वर्गीकृत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार समकक्ष वेतनमान पद के वेतनमान के न्यूनतम के बराबर इनको पारिश्रमिक वेतन दे होगा और इनको भी शेष 12 के अनुसार ही मिलता है। यानी इनको कुल मिला के औद्योगिक जो कर्मचारी हैं या श्रमिक हैं उनको इस वर्गीकरण में रखा गया है। अगला पॉइंट 2.7 है, जो वर्तमान दौर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और इसमें सक्रियता से इसमें भर्ती शासन स्तर पे शुरू हो चुकी है। वह है निजी एजेंसी के माध्यम से ली जाने वाली सेवाएं एवं व्यक्ति, आउटसोर्स कार्मिक के नाम से जाना जाता है। यह विभाग की आवश्यकता अनुसार और वित्त विभाग के अनुमति पश्चात निजी एजेंसी के माध्यम से सेवाएं ली जाती हैं। इसमें मध्य प्रदेश
भंडार क्रय नियम 2015 का पालन करते हुए ही सेवाओं, व्यक्ति या आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया जाता है। इनको सेवाग्राही और सेवा प्रदाता के बीच सेवा शर्तें अनुबंध के आधार पर इनसे सेवाएं ली जाती हैं। इसमें कोई भी पद सृजित नहीं होगा, व्यक्ति या संस्था होगी और पद सृजन नहीं होने की स्थिति में जो भी पद पूर्व से सृजित हैं तो मार्च 2027 तक वह निरस्त हो जाएंगे। यानी कि यहाँ इस एजेंसी के माध्यम से सर्विस सेवाएं तो ली जा सकती हैं, लेकिन वह पद नहीं कहलाएंगे, न कोई पद सृजित होंगे, और यदि पूर्व से कभी सृजित भी हैं वित्त विभाग से अनुमति के पश्चात, वो भी मार्च 2027 तक निरस्त हो जाएंगे। अगला पॉइंट 2.8 है, जिसमें विशिष्ट समय अवधि हेतु कार्य पर लिए जाने वाले कार्मिक। यह विशेष रूप से वन विभाग तथा अन्य विभागों में लिए जाते हैं, जो विशिष्ट समय के लिए श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर पर इनको मजदूरी दी जाती है और ये समय समय पर जरूरत के अनुसार ये लिए जाते हैं, विशेष रूप से वन विभाग में लिए जाते हैं। अगला 2.9 का जो बिंदु है, इसमें अंशकालिक रूप से नियोजित कार्मिक हैं। यह राज्य शासन के विभाग की आवश्यकता अनुसार जैसे साफ सफाई, वाटरमैन और रसोइया, माली आदि से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं और इनमें जो पारिश्रमिक का भुगतान है वो शासन की दर निर्धारित होती है, उसके अनुसार ही इनको हमेशा भुगतान किया जाता है। इस तरह ये अंशकालिक रूप से नियोजित कार्मिक कहलाते हैं। 2.10 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पॉइंट की अभी तक सरकार द्वारा कोई हेडिंग नहीं दी गई है और इसमें जो राज्य शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय या विशिष्ट विभागों में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों जैसे शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक, जनजाति कार्य विभाग में अतिथि शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, इनके सुपरवाइजर, गृह विभाग में नगर सैनिक, राजस्व विभाग में कोटवार, ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम रोजगार सहायक, महिला एवं बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर, इस श्रेणी के व्यक्तियों को योजना के प्रावधान अनुसार मानदेय एवं अन्य सुविधाएं मिलती है। शासन के अन्य नियम लागू नहीं होते। मनरेगा अनुदान मद शीर्ष आदि 42 से इनका भुगतान होता है, यानी कि इनका जो मानदेय है अनुदान मद से इनका भुगतान होता है। यानी जो यह पद हैं या तो ना भी अंशकालिक में इनका स्पष्ट इस पत्र में क्लियर किया गया है, ना संविदा में, ना स्थायी ना स्थायी में। यानी इनका सीधा सीधा ये बोला गया है कि यह नीतिगत निर्णय के अनुसार विशिष्ट कार्यों के लिए इनकी नियोजन किया गया है। इस तरह से ये कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे। अपने 2.1 से लेकर 2.10 तक जो पॉइंट्स थे उनमें अभी तक कौन कौन से प्रकार के पद हैं, किस श्रेणी के हैं, कहाँ से मानदेय मिलता है, क्या सुविधाएं मिलती है, कैसी भर्ती होती है, कैसी समय अवधि रहती है, ये सारी चीज़ों को आपने देखा। अब जो अगला पॉइंट 3 है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि अब सरकार क्या चाह रही है, क्या मंशा है और आगे कौन कौन से पद रहेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्थायी एवं अस्थायी पद सेवा शर्तों में भिन्नता नहीं है, अतः अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तन हेतु सेवा भर्ती नियमों की आवश्यक प्रावधान किया जाए। अब सरकार ने निर्देश दिया है कि जो भी अस्थायी पद हैं उनको स्थायी पदों में भर्ती करने हेतु सेवा प्रावधान बनाए जाएं या उनका प्रावधान किया जाए। फिर जो चौथा पॉइंट है उसमें है कि निर्माण विभागों में बृहद कार्यों परियोजनाओं को अब वर्तमान में निविदा आधार पर यानी टेंडर के आधार पर दिया जाने लगा है। अतः अब उसमें जो कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना अन्य पदों की अब आवश्यकता नहीं है। अतः यह नवीन नियुक्ति नहीं होगी एवं अनुकंपा नियुक्ति यदि की जाएगी तो उसमें स्थायी पद पर ही की जाएगी। आप पॉइंट नंबर 5 को देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त कंडिका 2.5
जिसमें है स्थायी कर्मी, एवं 2.6 जिसमें स्थायी वर्गीकृत कर्मी। इन श्रेणी के संख्यात्तर घोषित भविष्य में अब इन पर भर्ती नहीं होगी। आपको बताना चाहूँगा सांख्येतर का जो मतलब है उसमें जैसे नॉन सैंक्शनड या नॉन न्यूमेरिकल, यानी कि अब यह पद अब हमेशा के लिए अब ये सैंक्शन नहीं होंगे, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है या अब रोका जा चुका है। पॉइंट नंबर 6 में आप देखेंगे कि विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य में सिर्फ कंडिका 2.1 यानी स्थायी पद या कंडिका 2.4 में संविदा पद पर ही श्रेणी के पदों का सृजन किया जावे। अब जो पदों का सृजन होगा यानी सरकारी पद जो अब कहलाएंगे वो सिर्फ स्थायी कर्मी पद ही सृजित होंगे और दूसरा संविदा पद को ही सृजित किया जाएगा। अन्य श्रेणी के पदों का सृजन अब बिल्कुल प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके अलावा कर्मियों का नवीन नियोजन 2.7 में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होगा और कंडिका 2.8 यानी वन विभाग एवं अन्य विभाग में विशिष्ट समय के लिए जो सेवाएं लेंगे उनका चयन होगा या उन कर्मियों को रखा जाएगा। और दूसरा जो 2.9 में है अंशकालिक रूप से नियोजन कर्मियों में ही किया जाएगा। इस तरह से अब आगे की जो भर्ती है पूरी तरह से बाकी प्रतिबंधित रहेगी। इस प्रकार से 7वें पॉइंट में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश शासकीय सेवक अस्थायी तथा अर्धस्थायी नियम 1960 अब अपने आप निरस्त हो चुका है। अब लगभग जो श्रेणियां रह जाएंगी तो वह स्थायी, संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक ही विशेष रूप से बचेंगी। इस आदेश का सीधा सीधा जो निष्कर्ष निकलता है कि अब जो स्थायी कर्मी डेली वेज में रहते थे, स्थायी वर्गीकृत औद्योगिक मजदूर पदों को अब खत्म किया गया है। अब दरों का सृजन सिर्फ स्थायी पदों पर होगा या संविदा के पदों का सृजन किया जाएगा। बाकी किसी पदों का सृजन नहीं हो सकेगा, यानी संविदा के पदों को शासन भविष्य में स्वीकृत कर सकता है। यानी इसमें अब यह है कि स्थायी कर्मियों के बाद शासन की नज़र में अब संविदा ही सरकारी कर्मचारी या कर्मी रहेगा और आगे चल के उसको भी हो सकता है स्थायी करने अन्य चीज़ों के लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं। अब जो नवीन नियोजन है उसमें आउटसोर्स विशिष्ट समय या अंशकालिक रूप से ही किया जाएगा। भविष्य में शासकीय दर पर स्थायी और संविदा ही रहने वाले हैं। ये शासन का कुल मिलाकर ये एक पत्र के माध्यम से डिसीजन है और इसमें अभी और कुछ यदि अपडेट होता है और किसी पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूजन है, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, तो आप कमेंट करेंगे, उसका हम चैप्टर वाइज चैप्टर या किसी एक बिंदु पर स्थायी कर्मी या संविदा कर्मी, अंशकालिक या आउटसोर्स, इन बिंदुओं पर यदि आप कहेंगे तो हम एक नया वीडियो आपको और डिटेल के साथ में देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को यदि अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें ताकि इसी तरह अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे।